हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन डिलाइट। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के उस पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आईआईटी जेईई नीट 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो पार्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो कि बिल्कुल फिक्स होती है, जिसमें टाइम के साथ और स्पेस के साथ कोई भी बदलाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी नंबर की बात करता हूँ। सपोज करो मैंने 100 बोला। अब 100 अगर हम यहाँ पर बोले इंडिया में तो भी 100 है, 100 अगर हम अमेरिका में जाकर बोले तो भी 100 है, स्पेस में जाए तो भी 100 है। तो 100 एक नंबर है जो कि क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन कोई चीज ऐसी है जो कि स्पेस के साथ और टाइम के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो तो फिक्स होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ के लिए कुछ और है, मून के लिए कुछ और है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन का सबसे ज्यादा होता है हमारे सोलर सिस्टम में, उसके बाद जुपिटर का होता है ना। तो इस तरह से हम चीजों को रिलेट कर पाते हैं कि कौन सी चीज किस जगह पर कम है और किस जगह पर ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें जो है वो फिक्स होती है, कुछ चीजें जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी करती है, स्पेस के साथ साथ वेरी करती है। इसको हम इस तरह से भी समझेंगे कि सपोज करो आपके पास एक कार है, ठीक है, आपने मान लिया कि एक कार है और ये कार जो है रेस्ट पर है। कहां पर है, रेस्ट पर है, ठीक। अब इस कार के ड्राइवर ने क्या किया, इसको एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, है ना, एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। और इसने देखा कि मैं, है ना, इस कार को चलाकर लेके गया हूं 100 मीटर, ठीक है। उस कार के ड्राइवर ने देखा कि इसको 100 मीटर चलाकर लेके गया मैं, और 100 मीटर के बाद में मैं देख पा रहा हूं कि स्पीड जो है ना अब बढ़कर हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब चूंकि आप यहां पर चेक कर पा रहे होंगे कि भाई शुरू में जब इसने स्टार्ट किया था जीरो डिस्टेंस पर, तो जीरो डिस्टेंस पर इसकी जो स्पीड थी वो 0 थी। लेकिन जैसे जैसे ये 100 पर पहुंचा इसकी स्पीड बढ़कर 60 हो गई, है ना। लेकिन क्या अचानक से 60 हुई है, नहीं ना। 0 से आपने बढ़ाया तो कभी 1 हुई होगी, 2 हुई होगी, फिर 3 हुई होगी, इसके बीच के सारे नंबर है ना। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते क्या हुआ है, इसकी स्पीड 60 तक के पहुंची है। अब अगर कोई पूछे कि जब कार शुरू की, है ना, चलना स्टार्ट की, और जब ये 20 मीटर पर पहुंची, तो 20 मीटर पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड क्या थी। तो यहां पर आप इस डेटा को देखकर कुछ भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पर डेटा इनसफिशिएंट है ना। तो जब आपको पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, तब आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। तो डिफरेंशिएशन के जो जनरली यूजेस है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलूं। यूजेस जो है ना, ये यहाँ पर काइनेमेटिक्स में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। काइनेमेटिक्स में क्या यूज किया जाता है, काइनेमेटिक्स में आप यहाँ पर समझो कि आपको फोर्स कैलकुलेट करना है ना, स्पीड कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ना, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक। इसी तरह से अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है ना, तो बहुत सारी जगह पर हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आपको मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करना है, बहुत सारी जगह पर ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करना होते हैं, रेट कैलकुलेट करना हो, फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, तो यहां पर भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो फिजिक्स में
डिफरेंशिएशन का काफी वास्ट यूज होने वाला है। हम एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ पर जो स्पीड है वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो मैं डिस्टेंस को कह देता हूं कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो है उसको मैंने कह दिया कि x है। और जो आपके पास स्पीड है जो कि डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर, तो स्पीड को मैं कह देता हूं y है। तो यहां पर चूंकि स्पीड x पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो मैं कह सकता हूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। कह सकता हूं ना कि स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। यहां पर टाइम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो y जो है स्पीड है वो x पर डिपेंड करती है, यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो वी कैन से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड्स ऑन x। So y is your dependent variable. This is our dependent variable. और x जो है हमारा यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी आर्बिट्रेरी वैल्यू को आप अपनी मर्जी से चूज करके इक्वेशन में पुट करते हो, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद में जो आपके पास आंसर आता है किसी फंक्शन का, वो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अब जब आप s की वैल्यू को 0 रखते हो तो y की वैल्यू 0 आती है, x की वैल्यू को 1 रखते हो तो y की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू को 2 रखते हो y की वैल्यू 4 होती है, x की वैल्यू को 3 रखते हो y की वैल्यू 9 आती है, x की वैल्यू को 4 रखते हो y की वैल्यू 16 हो जाती है। तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो कि y की वैल्यू जो है x पर डिपेंड कर रही है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। So y is dependent variable and x is independent variable। यहां तक के मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो इसको थोड़ा सा ग्राफ की मदद से समझते हैं। सपोज करो कि कोई फंक्शन है जिसका मैं ग्राफ बना रहा हूं, जिसमें y की वैल्यू जो है ना x पर डिपेंड करती है। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और यहां पर ये जो ग्राफ है ये y और x के बीच में f ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है ना। मतलब y जो है x का फंक्शन है। किसी पॉइंट को मैं यहां पर एक नोट कर लेता हूं, और ये इस तरह से, इस पॉइंट पर x की वैल्यू x1 है और y की वैल्यू y1 है। मतलब यहां पर कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक इसी तरह से कोई दूसरा पॉइंट है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। कहने का मतलब यहां पर जो x की वैल्यू है वो x2 है और y की वैल्यू जो है वो y2 है। ठीक, तो अब यहां पर देख पा रहे हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज आ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो अगर मैं कहूं कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे कि भैया चेंज इन y को डेल्टा y लिख दिया मैंने, दैट मींस कि y2 माइनस y1, एंड चेंज इन x को मैंने लिख दिया डेल्टा x, जिसको मैंने लिख दिया x2 माइनस x1। तो ये है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, या इसको आप ऐसे लिखते हो डेल y डिवाइडेड बाय डेल x, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। अब अगर मैं इसी ग्राफ में ये जो सेकंड पॉइंट है x2 y2, ये कोई फिक्स तो नहीं है ना, ये यहां पर भी हो सकता था, 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 है ना। तो जैसे जैसे ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के पास आते जाता है, अगर देखो इन दोनों का भी मैं ज्वाइन करता हूं तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद लाइन कुछ ऐसे नजर आती है जो कि एक कॉर्ड की तरह दिख रही है ना। ये क्या दिख रही है आपको? एक कॉर्ड नजर आ रही है, इस कर्व की कॉर्ड नजर आ रही है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को पास लाता हूं, इस पॉइंट को क्या करता हूं मैं, इस फर्स्ट वाले पॉइंट के पास लाता हूं, मतलब इसको मैं पॉइंट 1 कहूं, इस पॉइंट को 2 कहूं, तो मैं इसको फर्स्ट वाले पॉइंट के पास लाता हूं, ठीक है। मैं इसको ग्राफ के थ्रू नीचे बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो मेरा ये ग्राफ कुछ इस तरह से था, यहां पर आपका x1 y1 था, फर्स्ट वाला पॉइंट था। अब मैंने क्या किया, थोड़ा अच्छे से, ठीक है, ठीक है, मेरा ये पॉइंट यहां पर था, इसको मैंने कहा था x1 y1, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था।
ये दूसरा वाला पॉइंट x2 y2 यहाँ पर था, इसको मैं यहाँ पर लाया, 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 इतना पास गया कि बिल्कुल बहुत ही छोटा सा चेंज किया मैंने। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगी, एक ऐसी लाइन बनेगी जो कि क्या है, इस कर्व पर टेंजेंट है, इस कर्व पर क्या होने वाली है, टेंजेंट होने वाली है। अब चूंकि मैं इस चेंज को देख पा रहा हूं तो यहाँ पर x में बहुत ही छोटा सा चेंज हुआ है, माइन्यूट सा चेंज हुआ है, नेग्लिजिबल चेंज हुआ है। और इस छोटे से चेंज इन x के साथ y में भी छोटा सा ही चेंज हुआ है, मतलब माइन्यूट या नेग्लिजिबल चेंज ही हुआ है। तो जब मैं यहां पर कह सकता हूं कि जब x की वैल्यू काफी छोटी है, माइन्यूट है, तो डेल्टा x इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा x लगभग जीरो है, तो उस केस में जो डेल y बाय डेल x की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि dy डिवाइडेड बाय dx हो जाएगी। d यहां पर स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस टर्म dy डिवाइडेड बाय dx इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव, या इसी को हम कह सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि y की वैल्यू में x के साथ स्मॉल चेंज होना, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। dy by dx इज कॉल्ड एज आवर डेरिवेटिव। सो आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन किस तरह से हमारे मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में यूज होने वाला है उसको हम सीखते हैं। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी सीखा कि जब कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है तो उसमें स्मॉल चेंज इन फर्स्ट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, हमने यहां पर देखा था कि y जो है वो x का फंक्शन था, तो यहां पर y में स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x इज कॉल्ड एज क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं कह दूं कि भैया जो आपका y है वो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, सपोज करो कि y की वैल्यू जो है वो 3.14 है, सपोज करो y की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, सपोज करो y की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 10 है, या सपोज करो y की वैल्यू कोई एक नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, एनीथिंग दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब मैं x को चाहे कितना भी चेंज कर दूं, x को चाहे कितना भी चेंज कर दूं, y की वैल्यू जो फिक्स मैंने कर दी, सपोज करो मैंने y को इक्वल टू 2 फिक्स कर दिया, तो अब x में मैं 0 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, कुछ भी रखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? y की वैल्यू 2 फिक्स कर दी, मतलब फिक्स कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब इसमें x के साथ कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। दैट मीन्स कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट या dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सेकंड फॉर्मूला हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कह दो कि आप x की पावर n वाला फंक्शन है। दैट मीन्स कि y जो है वो x की पावर n है, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसका एक प्रिंसिपल, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के जो लिमिट्स से आया है ना, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से आया है, हम उस मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जा रहे, हम आपको यहाँ पर उस फॉर्मूले का यूज करना सिखाएंगे जो कि आपको डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर y अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n है, तो यहाँ पर जो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, यानी कि ये पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और इस पावर में से 1 जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ
algebraic functions. For example, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आपको कहते हैं कि y जो है वो आपका x की पावर 7 है और कह दिया इसका dy by dx निकाल कर बताओ, ठीक है, तो इसका dy by dx आप आसानी से देख पा रहे हो कि 7 जो है n की जगह पर है, तो ये n आगे आ जाएगा और 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास dy by dx कितना हो जाएगा 7x की पावर 7 माइनस 1, यानी कि dy by dx जो है वो आपके पास हो जाएगा 7x की पावर 6। तो आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी ज्यादा यूज में आता है, मतलब आपके 80% से 70%, 70 से 80% प्रॉब्लम्स जो है वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, और जो भी फॉर्मूला होते हैं वो इसी पर जनरली बेस्ड होते हैं, ठीक है। आगे चलकर हम देखेंगे कि आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन के बजाय क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं। हम यहाँ पर उन्हीं फॉर्मूलाज का डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपको कहा जाए डी बाई डी एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की बात करें तो ये माइनस का साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स की बात करें तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की बात करें तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और देखो फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जनरली इन दो फॉर्मूलाज का ज्यादा यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये दो फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपको कह दें कि भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, साइन एक्स होगा। अगर आपको कह दें भैया डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी ऑफ साइन टी निकालो तो क्या कर दोगे आप, इसको कॉस भी लिख दोगे, है ना। तो वेरिएबल अगर चेंज हो जाए तो आपका डिफरेंशियल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्स की जगह पर टी हो गया तो यहाँ पर हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। क्वेश्चन के अंदर वेराइटी यूं आ सकती है कि एक्स के साथ या टी के साथ कुछ मल्टीप्लाई में भूल गए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कह दें कि भैया यहाँ पर है ना साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। अब साइन 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो यहाँ पर एंगल जो है आप देख पा रहे हो डबल हो गया है ना। तो आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस किया, एंगल कितना था 2x था तो 2x आपने लिख दिया, है ना। लेकिन ये 2x जो है एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका आप एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हो जिसको कहते हो चेन रूल, ठीक है। तो इस 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 कैसे आया इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर आपको कह दिया जाए कि सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना है तो एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी यहाँ पर 1 है। अब आप यहाँ पर इस प्रिंसिपल का यूज करोगे तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और एक्स की पावर 1 माइनस 1, दैट मींस कि एक्स की पावर 0 बनेगा और इसी को क्या कह देंगे अपन 1, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या होता है 1। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि किसी की भी पावर 0 होती 1 होता है, या यूं कह दो कि dx से dx कैंसिल हो गया, है ना। खराब एक्सप्लेनेशन है लेकिन हो सकता है कि ऐसे आप ऐसे समझ के चलोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, dx से dx कैंसिल हो गया, ठीक है। हालांकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये कि x की पावर कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो d by dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, यानी कि सिंगल लीनियर वेरिएबल, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर कितनी हो 1 हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 2x, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में था, x में था, तो x का डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली याद रखना है कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है ना उसको आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो कुछ फॉर्मूला इस तरह से बन जाएंगे आपके कि d by dx ऑफ, अगर यहाँ पर मान लो कि साइन के साथ ax है, मल्टीप्लाई में एंगल में क्या है a है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a cos ax, ठीक है। अगर d by dx ऑफ cos ax निकालना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a sin ax हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से d by dx ऑफ tan ax निकालोगे तो यहाँ पर a sec स्क्वायर ax हो जाएगा, ठीक है। यहाँ cot ax है तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर ax हो जाएगा, cosec स्क्वायर ax हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक फॉर्मूला और है जिसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्मूला, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो अगर आपके पास d by dx ऑफ log x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, या d by dx ऑफ ln x हो यानी कि log नेचुरल x हो
तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अगर आपके पास फंक्शन जो है लॉगरिथमिक ना होकर क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कैसा फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, दैट मींस कि यूलर नंबर की पावर x, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि d/dx ऑफ log ax करना है, तो log ax का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो 1/x होगा, है ना, और ये ax का फिर से करोगे तो a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो ये 1/x बचेगा। जबकि अगर यहाँ पर आपको बोल दे कि d/dx ऑफ e की पावर ax करना है, तो यहाँ पर a e की पावर ax हो जाएगा। क्यों? क्योंकि e की पावर x था तो e की पावर x, और यहाँ पर ax था तो a का मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन में हो जाएगा। दैट मींस कि ये आपका इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा। तो आई होप कि आपको ये 6-7 फॉर्मूले जितने भी हमने आपको बताए सारे क्लियर होंगे। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर ले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपको कह दे कि भैया y जो है वो 3x² + 2x + 4 है ना, और आपको बोल दिया जाए कि dy/dx कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये आपको करके बताना है, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो तो आप पॉज करके सॉल्व कीजिए, यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको dy/dx करोगे, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या करोगे, x करोगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, dy/dx ऑफ 3x² + 2x + 4, है ना। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो तीनों टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप 3x² का डिफरेंशिएशन करने जाओगे, है ना, तो क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई क्या है, x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ जाएगा आगे, और x की पावर 2 - 1 हो जाएगा। नहीं आया, चलो फिर से देखो, 3 तो एज इट इज, यहां पर 3 चूंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे अपन, d/dx किसका कर रहे हैं अपन, x² का कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इसको कुछ भी नहीं कर रहे, d/dx किसका कर रहे हैं अपन, x का कर रहे हैं, और यहाँ पर d/dx किसका कर रहे हैं अपन, 4 का कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 3 तो एज इट इज रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर, देखो यहाँ 2 आगे आ गया और 2 - 1, ठीक है। इधर देखो 2 एज इट इज, d/dx x का किया तो क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर देखो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो 3 × 2 = 6x + 2 + 0, 0 को ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक और क्वेश्चन है, सपोज करो आपके पास क्या है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको कह दिया कि sin 2x + cos 4x, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, y = sin 2x + cos 4x, और आपको बोल दिया कि भैया इससे dy/dx कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे आप करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो dy/dx करोगे, है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, d/dx ऑफ, देखो इस पूरे फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करने वाले हो, sin 2x + cos 4x। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है ना, होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल में आप देखोगे कितना है, 2x है, तो यहाँ पर sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x, और इस फंक्शन का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 2 cos 2x। यहाँ पर देखोगे cos का क्या होता है, नेगेटिव ऑफ sin होता है, एंगल कितना था, 4x, तो 4x से कैसे, और यहाँ पर 4 चूंकि मल्टीप्लाई में, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं बोल दे, या बोल दे आपको y = चलो बोल दिया कि sin ax + cos bx, इस तरह से बोल दिया, और बोल दिया कि dy/dx कैलकुलेट करके बताओ, तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से, है ना। देखो sin x का क्या हो जाएगा, a cos ax, और cos bx का क्या हो जाएगा, b sin bx नेगेटिव में, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, आपको कह दिया भैया कि आपको डिफरेंशिएट करना है y = x³ + log 3x +
e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो यहाँ पर अब कॉम्बिनेशन है फंक्शन का, फंक्शन में कॉम्बिनेशन है किसका, एल्जेब्रिक भी है, लॉगरिथमिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है। तो बहुत आसान है, आप dy बाई dx करोगे, एल्जेब्रिक का करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 आगे आ गया तो 3x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। लॉग का किया तो 1 बाय 3x हो जाएगा, है ना, ये पूरा फंक्शन है। और इस 3x का फिर से क्या, तो 3 हो गया, प्लस e की पावर x का तो e की पावर x एज इट इज रहेगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस, देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस e की पावर प्लस, दिस इज आवर आंसर। एक क्वेश्चन और है, चलो फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन ये कह दिया कि भैया y जो है आपके पास x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस साइन 4x है, इस तरह से कोई क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपको 1 बाय x का कोई फॉर्मूला नजर नहीं आता होगा, है ना, तो आप इसको पहले चेंज कर लो, x की पावर 5 प्लस 1 बाय x को आप जबरदस्ती अगर ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगा प्लस साइन 4x एज इट इज रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा। देखो x की पावर 5 का किया तो 5 आ गया, है ना, और 5 में से कितना कम हो गया, 5 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। यहाँ पर हमने एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अब देखो यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म है तो ये -1 आ गया, और यहाँ पर x की पावर -1 में फिर से -1 कर दिया, और साइन 4x का क्या, तो 4 cos 4x हो जाएगा, है ना। अब इसको आप फाइनली सॉल्व करके लिख दोगे तो 5x की पावर 4 माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और x की पावर कितना हो गया, -2 प्लस 4 cos 4x, और इसको और अच्छे से अरेंज करके आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 4 cos 4x। सो आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ ही हमने व्हाट्सएप चैनल पर इस पूरे लेक्चर में जो जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम पोस्ट करेंगे, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे साथ इसी तरह से अपडेट्स के लिए बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।